हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज डे नंबर 38 में हम वापस केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। उसका पार्ट 2 है आज का सेशन, और जिसमें हम लास्ट सेशन में जहां तक देखा था उसके आगे वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में जो साइक्लिक प्रोसेस है, एफिशिएंसी की बात होती है, इंजन रेफ्रिजरेटर की बात होती है, फिर नॉर्मल जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपका रिवीजन हो, मैक्सिमम कवरेज ऑफ टॉपिक की यहाँ पे पूरी ट्राई की जाती है बच्चों, और आपका टाइम भी सबसे कम वेस्ट हो उसकी भी हमने यहाँ पे ध्यान रखा है बच्चों, क्योंकि टाइम काफी क्रूशियल है। बस थोड़े ही दिनों में आपके जेईई मेन का फेज 1 स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम रिविजन कर सको। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये जेईई मेन प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें बोला गया है कि एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन, ये हमें पूछा गया है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एट v रेज़ टू गामा, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रही है। तो पहले बच्चों फॉर्मूला देखते हैं, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला क्या है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला है वो है बच्चों 1/√2 पाई डी स्क्वायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्पीड 3RT/m। ये फॉर्मूला है रिलैक्सेशन टाइम का, यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी मॉलिक्यूल का डायमीटर कांस्टेंट है, टोटल मॉलिक्यूल कांस्टेंट है, 3R ये सब कांस्टेंट है, यानी अल्टीमेटली T इज प्रोपोर्शनल टू V/√T। इस तरीके से हुआ, T इज प्रोपोर्शनल टू V/√T। ठीक है, और यहां पे मुझे टाइम का वॉल्यूम के साथ रिलेशन पता करना है। ठीक है, टाइम का देखो वॉल्यूम के साथ रिलेशन पता करना है, यानी मुझे यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रोसेस बच्चों दी गई है एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक में टेम्परेचर का सीधा रिलेशन क्या है बच्चों, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K है। तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो P की जगह मैं रख दूंगा T/V, यानी ये हो जाएगा TV रेज़ टू गामा -1 इंटू K। तो T की जगह रख सकता हूं मैं कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा -1। तो यहाँ पे T इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन T की जगह पे कोई कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा -1/2, क्योंकि ये रूट में लेना है, ये चीज ऊपर चली जाएगी सीधी। तो T इज प्रोपोर्शनल टू V इंटू V रेज़ टू गामा -2 -1। तो V, अब यहाँ पे हम पावर को ऐड करेंगे, तो T इज प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू 1 प्लस गामा -1/2, यानी T टाइम इज प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू गामा +1/2। तो ये आंसर आएगा अपना गामा +1/2, गामा +1/2। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 3 साल में इस फॉर्मूला से बेस 5 से 6 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो उसको कैसे अप्लाई करना है। दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला है दो कोलिजन के बीच के डिस्टेंस का, उसको मैं एवरेज स्पीड से डिवाइड करूंगा, तब मुझे एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस क्वेश्चंस पढ़ो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो यहां पे बच्चों वापस एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और मुझे रिलेशन बिटवीन T एंड R, टेम्परेचर और उसका रिलेशन यहाँ पे मुझे पूछा गया है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक रिलेशन है प्रेशर। अब अगर प्रॉब्लम पढ़ो तो बस आपको फॉर्मूला ही सिंपल से यूज करना है। प्रेशर यहाँ पे दिया है 1/3 U/V, और U/V इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू 4, यानी ये हो गया T रेज़ टू 4/3 कह सकते हैं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मुझे प्रेशर को हटा के क्या लिखना है, मुझे देखो रिलेशन किस में ढूंढना है, टेम्परेचर और रेडियस में। टेम्परेचर रेडियस में, रेडियस यानी वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया, तो मुझे प्रेशर हटा के टेम्परेचर और वॉल्यूम लाना है। तो प्रेशर को हटा के मैं लिख सकता हूं T/V, यानी T/V प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू 4। तो यहां से बच्चों ये हो गया सिंपली 1/V प्रोपोर्शनल टू T³। वॉल्यूम का अगर ये शेल शेप है, देखो यहाँ पे आपको शेप दिया हुआ है स्फेरिकल शेल, तो अगर शेल का शेप है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R³, यानी यहाँ पे होने वाला है 1/R³ प्रोपोर्शनल टू T³। तो यहां से मैं सिंपली कहूंगा T इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, T इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहां से अपना आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशंस को यूज करना है और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आप सिंपली क्वेश्चन पर अटैक करो तो आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे आप ये फोटोन वगैरह लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर क्या करना है, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है कि ये इसका क्वेश्चन है। तो सिंपली आप एकदम इजिली करो, इक्वेशन आपको दिया हुआ है और क्या पूछा है ऑप्शंस को ध्यान पे देखो। ऑप्शन में टी और आर का रिलेशन पूछा है तो उस टर्म में हमें आंसर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस सिंपल देखो, ग्राफ का कन्वर्जन मैंने बोला इतना इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो हमने वापस इस ग्राफ को यहां पे कंसीडर किया है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो पहले समझते हैं गिवन ग्राफ कौन सा है। देखो वीटी का ग्राफ है, तो ये है सीडी प्रोसेस और ये है बीए प्रोसेस। देखो दोनों प्रोसेस ओरिजिन से पास होती हुई दिखाई गई है, यानी ए बी और सी डी दोनों में प्रेशर कांस्टेंट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ए बी का स्लोप कम है, सी डी का स्लोप ज्यादा है, यानी ए बी में प्रेशर ज्यादा होगा, सी डी का प्रेशर कम होगा। यानी मैं कह सकता हूं ए से बी में पी कांस्टेंट और सी से डी में भी पी कांस्टेंट, लेकिन ए से बी का प्रेशर ज्यादा होगा, सी से डी का प्रेशर कम होगा। तो देखो अब मुझे ऑप्शन चेक करना है, तो यहां से देखो ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है। चारों में ए बी और सी डी में प्रेशर कांस्टेंट है। ए बी का प्रेशर ज्यादा, सी डी का कम, तो देखो यहां पे ए डी का प्रेशर ज्यादा, सी डी का कम, वापस यहां पे ए बी का प्रेशर ज्यादा, सी डी का कम, यानी ये दो ऑप्शन अपने कैंसिल हो गए। पहली चीज इन दोनों में से चूज करना है। बाकी के दो प्रोसेस देखते हैं। यहां पर लिखा है डीए और बीसी एडियाबेटिक है, डीए और बीसी एडियाबेटिक है। अगर पीवी ग्राफ है तो एडियाबेटिक का ग्राफ ऐसे आता है, उसका शेप देखो ये वाला शेप ऐसा है, तो ये ऑप्शन गया, फाइनल आंसर आ गया अपना बी। तो कितनी सिंपली देखो बच्चों, कितनी स्पीड में और कितनी सिंपली हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सही ऑप्शन टिक किया है। और बच्चों अगर हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें आंसर टिक करना है, तो पूरी डिटेल में कई बार कैलकुलेशन ना करके अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं तो बड़ी आसानी से और बड़ी सिंपली हम क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वापस देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ मैंने बोला था हर 5 में से एक क्वेश्चन बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ग्राफ बेस्ड हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ग्राफ का। क्वेश्चंस को समझते हैं। 1 मोल ऑफ डायमेटिक गैस दे रखा है, एबीसी प्रोसेस है, एबीसी का टेम्परेचर दिया हुआ, ए का 400, सी का, बी का। तो पूछा है हमें यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। चेंज इन इंटरनल वोल, तो पूरी साइकिल का डेल्टा यू कितना होता है, 0, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। अब मुझे सी ए बी और बी सी तीनों को चेक करना है, तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले बात करते हैं ए बी की, तो डेल्टा यू ए बी एन सी वी डेल्टा टी, मोल 1 है, डाई एटॉमिक है तो सी वी हो जाएगा 3/2 आर। डेल्टा टी कितना है, 400 से 800, 400, यानी ये हो गया 200, 300, 600, तो ए बी का आंसर 600 आएगा, गलत। फिर बात करते हैं बी सी की, बी सी का 3/2 आर, 800 से 600 यानी 200, यानी ये हो गया, तो ये होने वाला है 100, 300, तो बीसी हो गया 300, वो भी गलत, ठीक है। वो टेम्परेचर चेंज 800 से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा, ठीक है। तो 800 से 600 ये हो गया 200, 400 ये होने वाला है 400, तो 3/2। बीसी वाला प्रोसेस कौन सा है, हाँ सही है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है बच्चों ये 100, 300 आर आ रहा है अपना आंसर। अब बात करते हैं सी ए की, तो ए बी एयर का टेम्परेचर 400 और वापस यहाँ पे 200 का ही आएगा, तो वापस सेम आने वाला है आंसर 300 आर। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 500 है, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बच्चों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन होने वाला है बोनस, क्योंकि यहाँ पे देखो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। दूसरी चीज, ए बी में डेल्टा यू पॉजिटिव है, बी सी और सी ए का डेल्टा यू नेगेटिव है, यानी ये ऑप्शन भी बच्चों नेगेटिव में आने वाली। ये -300 और -300 आर, और ये होगा +600 आर। तो यहाँ पे ना तो माइनस की साइन मैच कर रही है, ना तो वैल्यू मैच कर रही है, तो ये होगा बोनस। और मैंने जो एग्जैक्ट आंसर दे रखा है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों, ये जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोनस हुआ है, तो हर पेपर में मतलब हर 2 पेपर में एक आधा क्वेश्चन निकल जाता है जो बोनस हो रहा है। जैसे अभी बात करूं मैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टोटल 32 पेपर होने हैं, तो मैं अभी से कह सकता हूं कि बच्चों टोटल 32 पेपर में मिनिमम 15 क्वेश्चन होंगे, सब पेपर मिला के, कि जो बोनस हो सकते हैं, या कहीं पे एनटीए से गलती हुई है। हर बार ऐसा एनटीए करता ही है, कोई ना कोई गलती कर लेगा और वो फिर वो बोनस में दे देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हमें ये समझना है, ठीक है। और बच्चे ऐसे क्वेश्चन से सबसे ज्यादा डरते हैं, इतना ज्यादा पढ़ना, लेकिन ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हमें ये हैबिट होनी चाहिए कि इतने बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ सके और साथ में उसको समझ सके, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। मोनोएटॉमिक गैस है, सिलेंडर में एरिया दिया हुआ है, हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया गया, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया और इनिशियल स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है, यानी इनिशियल स्प्रिंग का टेंशन 0 हुआ तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, वही प्रेशर होगा जो बाहर का प्रेशर होगा। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मैं पहले कह सकता हूं कि P1 क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁵ हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 2.4 10⁻³ और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 300, ठीक है। ये इनिशियल बात हो गई। अब गैस इज हीटेड बाय स्मॉल, यहां पे हीटर लगाया है तो गैस को हम हीट दे रहे हैं, उससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन मूव होगा। पिस्टन कितना मूव हो रहा है, 0.1 मीटर मूव कर रहा है, तो कितना वॉल्यूम बढ़ा। अगर ये पिस्टन इस तरफ 0.1 मीटर मूव कर रहा है तो एरिया इंटू 0.1 मीटर, इतना वॉल्यूम बढ़ा तो एरिया है 8 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.8 10⁻³ इतना वॉल्यूम बढ़ा। तो V2 क्या हो गया, ये V1 तो था, उसमें 0.8 ऐड करना है, यानी V2 हो गया बच्चों 3.2 10⁻³, ये हो गया V2, ठीक है। T2 ढूंढना है हमें, टेम्परेचर ढूंढना है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो अब नया प्रेशर क्या होगा बच्चों, अगर ये पिस्टन इस तरफ 0.1 मीटर मूव करता है तो स्प्रिंग में 0.1 मीटर का कंप्रेशन आ गया, तो स्प्रिंग का फोर्स भी यहां पे ऐड हो गया इस डायरेक्शन में। तो एटमॉस्फेरिक फोर्स तो है ही है, प्लस स्प्रिंग का फोर्स के, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर 10⁵ था एटमॉस्फेयर का। अब स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया पहले वो समझते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहां पे 8000 इंटू 0.1, 8000 इंटू 0.1 यानी 800 इतना फोर्स लगाया स्प्रिंग ने। अपॉन एरिया करेंगे तो 800 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁵, यानी नया प्रेशर एक तो इनिशियल था प्लस 800 अपॉन 8 इंटू 10⁻⁵, यानी ये हो गया बच्चों 2 इंटू 10⁵। प्रेशर बच्चों डबल हो गया, पहले 10⁵ का प्रेशर था, नया प्रेशर आ गया 2 इंटू 10⁵। मुझे नया टेम्परेचर ढूंढना है तो मैं इस सिलेंडर के अंदर के मोल को कन्फाइन कर सकता हूं, मोल को कंजर्व कर सकता हूं, यानी इनिशियल P1 V1 अपॉन T1 बराबर फाइनल P2 V2 अपॉन T2। तो P1 है 10⁵, वॉल्यूम है 2.4 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर है 300 इज इक्वल टू नया प्रेशर 2 इंटू 10⁵, नया वॉल्यूम है यहाँ पे 3.2 10⁻³ अपॉन टेम्परेचर T2 मुझे पता करना है। ये 10⁵ 10⁻³ जा रहा है दोनों साइड, तो T2 आने वाला है यहाँ पे 300 इंटू 2 इंटू 32 अपॉन 24। तो 8 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे अपना आंसर मिलना है बच्चों 800 केल्विन फाइनल टेम्परेचर होगा। T2 होने वाला है 800 केल्विन। और अगर इंक्रीज पूछा है कि फाइनल पूछा है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर, अगर इंक्रीज पूछा होता तो 300 में से 800 500 भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या पूछा है। कई बार जल्दबाजी में हम पूछा होता इंक्रीज तो जल्दबाजी में हम 800 टिक करके आ जाते हैं, आंसर गलत होता। हमें पूछा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए इसकी एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से आपको पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप, क्योंकि कई बार पूरी कैलकुलेशन सही होती है, आंसर सही होता है, लेकिन क्या पूछा होता है वो हम टिक नहीं करते, हमने जो गिन लिया वो टिक करते हैं। लेकिन ये देखना है हमने जो गिना वही पूछा है या फिर मुझे कुछ और उसमें चेंज करना है, वो थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रियल गैस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, वैसे रियल गैस सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरीके का अगर हमें फंक्शन पता हो तो हम चीजों को गिन सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन दिया है रियल गैस का, PV बराबर nRT प्लस अल्फा वी, वहां पे n है मोल, अल्फा कांस्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर है यहाँ पे T0 P0, मोल दे रखे हैं 1। तो वर्क डन बाय गैस जब उसका टेम्परेचर डबल होता है, प्रोसेस है आइसोबैरिकली, आइसोबैरिकली टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होना है बच्चों इंटीग्रेशन में P dV। तो इंटीग्रेशन में P कांस्टेंट निकल जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है P0, dV क्या करेंगे तो देखो यहां से मुझे कुछ dV मिल जाएगा, ध्यान से देखना, PV माइनस अल्फा V बराबर nRT। तो V हो गया बच्चों P माइनस अल्फा
nRT, यानी V हो गया nRT अपॉन P माइनस अल्फा। अब P कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट, यानी ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो dV क्या हो गया बच्चों, नीचे वाला P माइनस अल्फा कांस्टेंट और ऊपर N1 है यानी R dt, ये हो गया dV। मुझे टेम्परेचर करना है T0 से 2T0 तक, तो ये हो जाएगा बच्चों P0 अपॉन P0 माइनस अल्फा, R कॉमन, dt का इंटीग्रेशन T, लिमिट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा T0, यानी P0 R T0 अपॉन P0 माइनस अल्फा, P0 R T0 अपन P0 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो बस सिंपली वर्क की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन PV, और आपका फंक्शन को कैसे यूज करना है उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लो इस तरीके के क्वेश्चन से, तो आप बड़ी आसानी से, देखो ये क्वेश्चन हमने कितना सिंपली क्रैक कर दिया है। तो इतनी स्पीड से आपको करना है और आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई आइसोबैरिकली प्रोसेस है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, इस फंक्शन को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में एक साथ दौड़ रही है तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वापस बच्चों यहां पे देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, मैंने बोला था ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मोडायनेमिक्स, यू मस्ट नो हाउ टू डील विथ ग्राफ, पर्टिकुलरली द ग्राफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ वहां पे रेक्टिलिनियर मोशन के नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले, उससे पहले खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे बच्चों बोला गया है साइक्लिक प्रोसेस है ABCD, जिसमें 2 आइसोबार है। ठीक है, 2 प्रोसेस आइसोबार होगी, एक आइसोकोर होगा और एक आइसोथर्म होगा, यानी अपने ग्राफ में 2 लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एक लाइन वर्टिकल होनी चाहिए, एक लाइन ऐसी होनी चाहिए। ऐसे 4 शेप को मिला जुला के कौन सा ग्राफ बन रहा है देखो, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखो 2 लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये आइसोथर्म है, ये आइसोबार है, ये अपना आंसर आ गया C। कितनी सिंपली देखो बच्चों हो गया, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं जहां पे आप विदिन हाफ मिनट इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस आपको पता होना चाहिए कि इन प्रोसेस का PV ग्राफ कैसा होता है, फिर देख लो बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन देख लो, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वापस ये देखो, ये अब एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो इसको करने से पहले हम वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। तो समझते हैं बच्चों, यहां पे मुझे PV ग्राफ दिया गया है और मुझे साइकिल की एफिशिएंसी पूछी गई है। PV ग्राफ देके साइकिल की एफिशिएंसी पूछा है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन Q एब्जॉर्ब, अगर परसेंटेज में तो इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकालेंगे। तो मुझे पहले वर्क निकालना है, फिर Q एब्जॉर्ब निकालना है, पहली चीज। दूसरा यहां पे ध्यान से देखो, PV ग्राफ है तो इसका एरिया वर्क निकल जाएगा, एरिया क्या होगा, ये P0 इंटू V0, तो ऊपर का वर्क हो गया बच्चों P0 V0, ये अपना वर्क निकल गया। नीचे मुझे Q एब्जॉर्ब लेना है। देखो टोटल 4 प्रोसेस है, AB BC CD D है, इसमें मैं जानता हूं कि मुझे 4 में से किसी में Q पॉजिटिव मिलेगा, Q नेगेटिव मिलेगा, तो मुझे वही प्रोसेस का Q लेना है जिसका Q पॉजिटिव है। अब जैसे ध्यान से देखो, CD प्रोसेस है आइसोकोरिक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो डेल्टा U नेगेटिव आएगा तो Q नेगेटिव आएगा, तो मैं ये प्रोसेस कंसिडर ही नहीं करूंगा। CD DA की बात करो, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा यहाँ पे, तो वर्क भी नेगेटिव, डेल्टा U भी नेगेटिव, तो Q भी नेगेटिव आएगा। यानी मुझे CD DA प्रोसेस का Q गिनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कौन सी प्रोसेस का Q गिनना है, AB और BC का गिनना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम QAB प्लस QBC, तो ये है P0 V0। QAB की बात करते हैं, तो AB प्रोसेस है आइसोकोरिक, Q का फॉर्मूला क्या होगा, NCV डेल्टा T, और दूसरी प्रोसेस आइसोबैरिक NCP डेल्टा T। गैस कौन सा है, यहाँ पे गैस दे रखा है बच्चों हीलियम मोनोएटॉमिक, तो CV 3/2, ये है 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा P0 V0 अपॉन N 3/2 R डेल्टा T प्लस N 5/2 R डेल्टा T। तो NR डेल्टा T की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा PV भी लिख सकते हैं। तो AB प्रोसेस का डेल्टा PV क्या हो गया, देखो P0 V0 से 2P0 V0, A से B में जाऊंगा तो PV का मल्टीप्लीकेशन देखो, A पॉइंट पे P0 V0 है, B पॉइंट पे 2P0 V0 है, तो डेल्टा PV क्या आ जाएगा, P0 V0, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी NR डेल्टा T की जगह लिख दूंगा मैं P0 V0, तो यहाँ पे हो जाएगा P0 V0, ऊपर तो है ही, ये हो गया 3/2 P0 V0 प्लस यहाँ पे 5/2, वापस NR डेल्टा T की जगह P0 V0, तो यहाँ पे है 2P0 V0, यहाँ पे 4P0 V0, B से C का डेल्टा PV क्या हो गया बच्चों, 2P0 V0, तो यहाँ पे होना है 2P0 V0, ये यहाँ पे जा रहा है, तो ये होगा P0 V0, P0 V0 भी हटाई दो,
ताकि सिर्फ नंबर बचे, तो ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 100, 3/2 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 13/2, 2/13 ऐसा कुछ आंसर आएगा, यानी 1/6, 1/6 होता है 16 के आसपास कुछ आंसर होगा, उससे थोड़ा छोटा आंसर आना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 16 से थोड़ा छोटा 15.4, ये हो गया अपना आंसर है। तो बस देखो, पूरा टेबल बनाने से अच्छा, चारों प्रोसेस का क्यू लिखने से अच्छा है पहले आप एजम्पशन कर लो कि किस प्रोसेस का क्यू नेगेटिव आने वाला है। अगर आप वो पहले से पता कर लोगे तो उस प्रोसेस का क्यू निकलना ही नहीं है, आपको वही क्यू लिखना है जो क्यू एब्जॉर्ब हुआ है। तो जिस प्रोसेस में क्यू पॉजिटिव है वही लिखो, तो अपने आप आंसर कम टाइम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसेस दे रखा है P बराबर अल्फा V, मुझे निकालना है वर्क और वॉल्यूम हो रहा है m टाइम्स, ठीक है। तो वर्क बराबर P dV, तो P है अल्फा V dV और वॉल्यूम V से mv हो रहा है। तो अल्फा कांस्टेंट निकलेगा v²/2 V से mv, यानी ये हो गया अल्फा/2 m² v² माइनस v²। तो v² कॉमन निकलेगा तो अल्फा v²/2 m² माइनस 1, अल्फा v²/2 m² माइनस 1, ये हो गया अपना ऑप्शन डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस वर्क की डेफिनेशन पता हो तो ऐसी ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो उसका वर्क आप कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किए बिना भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन, देखो इंजन का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन को समझते हैं। वापस पीवी डायग्राम है, हमें एफिशिएंसी पूछा है और देखो पीवी डायग्राम वापस सेम है, वही स्क्वायर शेप है, तो वापस मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क अपॉन क्यू एब्जॉर्ब इंटू 100। तो वर्क की बात करेंगे, पीवी डायग्राम है तो इसका एरिया ही वर्क होगा, तो ये हाइट है 2p0, ये है v0, यानी वर्क हो गया 2p0 v0। क्यू एब्जॉर्ब, तो वापस मुझे ऐसी प्रोसेस लेना है जिसका क्यू पॉजिटिव है, तो ए बी और बी सी इन दोनों में क्यू पॉजिटिव होगा, सी डी डी ए में नेगेटिव होगा, तो मैं सिर्फ ए बी और बी सी का ही लिखने वाला हूं। वापस मोनो एटॉमिक गैस है तो क्यू ए बी लिखूंगा प्लस क्यू बी सी। अब वापस मुझे लास्ट टाइम की तरह स्टेप रिपीट ही करने हैं, तो यह है 2p0 v0। ए बी के हीट की बात करते हैं तो ए बी का हीट का फॉर्मूला हो जाएगा NCV डेल्टा टी, तो n यानी 3/2 nr डेल्टा टी प्लस BC प्रोसेस है आइसोबैरिक, तो वो हो जाएगा 5/2 nr डेल्टा टी, क्योंकि गैस अपनी मोनो एटॉमिक है। तो 2p0 v0 अपॉन 3/2, यहां पे nr डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा pv लिख सकते हैं। तो A से B का डेल्टा pv कितना होगा, A पॉइंट पे है p0 v0, B पॉइंट पे है 3p0 v0, तो उसका डेल्टा pv हो जाएगा 2 टाइम्स p0 v0 प्लस 5/2। BC प्रोसेस का डेल्टा pv निकालना है ना डेल्टा t की जगह, तो यहां पे है 3p0 v0 6p0 v0, यानी ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा p 3p0 v0। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं 2 को नहीं हटाता, 2 का एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 4p0 v0, यहाँ पे 6 और 5 15 15 6 21p0 v0 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4/21 इंटू 100, यानी 400/21। तो इंटीजर में अगर आंसर है तो 19% के आसपास आएगा, अगर नीचे 20 होता तो आंसर 20 आता, 20 से थोड़ा कम 19 के आसपास उसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्लोज टू, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो कार्नोट एंजिन का क्वेश्चन है और वापस डरावनी चीज बच्चों यहाँ पे हो रही है, लंबा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और इससे डरना नहीं है, इस चीज को समझना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन को, उससे पहले आप खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तो यहां पे बच्चों जो क्वेश्चन दिया है, कार्नोट इंजन की बात की गई है, कार्नोट इंजन इन कास्केड मोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे पिछले 2 साल से कास्केड मोड में। तो देखते हैं, बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑफ फर्स्ट इंजन इज T और कोल्ड रिजर्वायर ऑफ सेकंड इंजन इज T2। T is the temperature of sink of first engine which is also source of the second engine। पहले समझते हो क्या रहा है। एक इंजन है T1 से T2, T1 से T के बीच में काम कर रहा है और दूसरा इंजन T से T2 के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास इंजन की बात यहाँ पे की गई है और यहाँ से हम वर्क देंगे W1 और यहाँ से हम वर्क देंगे W2।
और एक चीज यहां पे लिखी गई है कि हीट, देखो हीट गिव अप बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय अदर इंजन, यानी मानो यहां से हीट आ रही है Q1, मतलब यहां से वर्क मिल रहा है W1 और इसने हीट रिजेक्ट किया Q2, तो वही Q2 यहां से निकलेगा, उसने यहां पे वर्क किया W2 और यहां पे होगा Q3, ठीक है। यानी और दूसरा, और यहां पे कंडीशन हमें दी गई है कि अगर इफ बोथ इंजन परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, अगर दोनों इंजन इक्वल वर्क करते हैं तो T1 T2 का रिलेशन क्या होगा। तो लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे वर्क इक्वल करना है, तो W1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो Q1 बराबर W1 प्लस Q2, और यहां पे W2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो Q2 बराबर W2 प्लस Q3, तो Q2 की जगह यहां पे ये रख दो तो ये हो जाएगा Q1 बराबर W1, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे वर्क को इक्वल करना है, ठीक है। तो मैं दोनों वर्क को इक्वल करता हूं, तो Q1 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q3, यानी यहां से लिख सकता हूं बच्चों में Q1 प्लस Q3 बाई 2 बराबर Q2, ये लिख सकता हूं। अब हम एक रिलेशन जानते हैं बच्चों, अगर मैं यहां पे Q से डिवाइड करूं तो ध्यान से देखो, मैं 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा Q1 बाई Q2 प्लस Q3 बाई Q2 बराबर 2। अब हम कार्नोट इंजन में जानते हैं, अगर इंजन आइडियल है, कार्नोट इंजन है, तो जो हीट का रेशियो है वो टेम्परेचर का रेशियो बन जाएगा, यानी Q1 बाई Q2 क्या होने वाला है, T1 बाई T प्लस यहाँ पे T2 बाई T, क्योंकि Q2 बाई Q3 देखो Q2 T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, Q2 T टेम्परेचर पे हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ से बराबर 2, तो यहाँ से मेरा रिलेशन मिल गया T बराबर T1 प्लस T2 बाई 2। बस ये रिलेशन हमें यूज करना आना चाहिए कार्नोट इंजन में, हीट का रेशियो बराबर वो हीट जिस टेम्परेचर पे एक्सचेंज हुई है उस टेम्परेचर का रेशियो। ये सिर्फ कार्नोट इंजन हो, आइडियल इंजन हो तभी एप्लीकेबल है, हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कास्केड स्ट्रक्चर। कैस्केड स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई एक इंजन जितना हीट रिलीज करेगा दूसरा वही एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ेगा, और दूसरे इन दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों का वर्क सेम है, ये उनका रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वापस देखो यहाँ पे 3 इंजन है, ये पहला इंजन, ये दूसरा इंजन, तीसरा इंजन। पहला इंजन देखो T1 से हीट रिलीज करेगा, T2 पे एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा इंजन T2 से वही हीट T2 से रिलीज करके यहाँ पे एब्जॉर्ब, वापस वही हीट यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे 3 इंजन है, और ऐसे क्वेश्चन भी बच्चों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ये अब ट्रेंड बन चुका है कि इंजन की बात हो तो 2 इंजन 3 इंजन का रिलेशन हमें कैसे निकालना है, वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं उससे पहले आप खुद से ट्राई करो। तो यहां पे बच्चों हमें 3 कार्नोट इंजन ऑपरेट इन सीरीज दिया गया, आपके सामने 3 इंजन है, और हीट सोर्स है T1 और हीट सिंक T4 पे। ये पूरे इंजन का सोर्स है, पूरे इंजन का सिंक है, और यहाँ पे सीरीज में काम होगा। देयर आर 2 अदर रिजर्वायर एट T2 एंड T3, कोई दिक्कत नहीं है। T1 सबसे ज्यादा है, उससे T2, फिर T3, T4 सबसे कम। और यहाँ पे रिलेशन क्या है कि तीनों इंजन की एफिशिएंसी इक्वल है, ये यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो ये है इंजन 1, इंजन 2, इंजन 3, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंजन 1 की एफिशिएंसी N1 क्या होगा, 1 माइनस T2 बाई T1। यह है पहले इंजन की एफिशिएंसी, हम जानते हैं ये कार्नोट इंजन है। तो दूसरे इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T3 बाई T2, और तीसरे इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T4 बाई T3, और ये तीनों एफिशिएंसी इक्वल है। यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे पहले की एफिशिएंसी बराबर दूसरे की बराबर तीसरे की, तो मैं लिख सकूंगा 1 ये बराबर ये बराबर ये, तो 1 1 1 कट हो जाएंगे, माइनस 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 कट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा बच्चों T2 बाई T1 बराबर T3 बाई T2 बराबर T4 बाई T3। तो अगर इन दोनों को इक्वल करें तो ये हो जाएगा T2 बराबर रूट T1 T3, और इन दोनों को इक्वल करें तो ये हो जाएगा T3 बराबर रूट T2 T4। लेकिन पूछा क्या है अब ये समझते हैं। देखो मुझे T2 का रिलेशन पूछा है, T3 का रिलेशन पूछा है, तो मैंने निकाल लिया T2 बराबर ये है, T3 बराबर ये है, लेकिन अभी भी आंसर मैच नहीं किया। ध्यान से देखो, T2 मुझे 1 और 4 के टर्म में लाना है, और 3 भी मुझे 1 और 4 के टर्म में लेना है, यानी मुझे अब थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे बच्चों में समझना है, कई बार आपने यहाँ तक गिन लिया फिर बोलोगे सर ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन गलत है, तो आपकी बात गलत है। T2 T3 लाना है, लेकिन ये 1 और 4 और 1 और 4 के टर्म में लाना है बच्चों, ये समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे T3 ये रिप्लेस कर देता हूँ, तो T2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट T1 T3 की जगह पे अंडर रूट T2 T4।
तो यहां से दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो T2 स्क्वायर बराबर T1 अंडर रूट T2 T4। वापस स्क्वायर करूंगा तो T2 रेस टू 4 बराबर T1 स्क्वायर T2 T4। तो T2 यहां से जाएगा क्यूब, तो ये T2 का क्यूब बराबर T1 स्क्वायर T4 आएगा। तो T2 होने वाला है बच्चों यहाँ पे T1 का स्क्वायर T4 का 1/3 पावर। देखो ये मैच कर रहा है। उसी तरीके से यहां की बात करेंगे, मुझे T3 लाना है तो मैं T2 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रख दूंगा। तो T3 बराबर T2 की जगह पे अंडर रूट T1 T3 T4 में अब इसके 4 पावर डायरेक्ट कर लेता हूं तो T3 के 4 पावर बराबर ये हो गया T1 T3, ये हो गया T4 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया T3 का क्यूब बराबर T1 T4 का स्क्वायर। तो T3 हो जाएगा बच्चों T1 T4 का स्क्वायर 1/3 पावर। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो यहां पे जो अपना ऑप्शन मैच होने वाला है वो होने वाला है बच्चों ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, आप देख लेना 1/3 पावर वाला है और ये वाला ऑप्शन यहां पे मैच करेगा। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई तीनों इंजन में क्या रिलेशन है, वो यहां पे लिखा होगा। फिर आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वही पूछा हो, फिर आपको उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके टर्म्स में आपको आंसर लाना है। और यहाँ पे कई बच्चे आधी कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं या फिर कई बच्चे कुछ गलत टिक कर देते हैं। तो देखो थोड़ा पेशेंस भी रखना है, एग्जैक्टली क्या पूछा है, ऑप्शन किस टर्म्स में दिए गए, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप सही से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एंट्रोपी बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि एंट्रोपी पिछले 2-3 साल से ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है। जनरली एंट्रोपी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में आता है, लेकिन फिजिक्स में भी अगर पूछे तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते क्योंकि केमिस्ट्री में आप उसको पढ़ चुके हो। बस यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो ये एफिशिएंसी वाली कैलकुलेशन फिजिक्स की है, लेकिन एंट्रोपी की जो प्रोसेस है वो सारी आपको केमिस्ट्री की यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करो पहले तो इससे। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं अच्छे से। मुझे टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ दिया है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये है, यहां पे एंट्रोपी है S0 2S0 T0 2T0, ये है T, ये है S। और प्रोसेस इस तरीके से, प्रोसेस है A B C। पहले तो मैं देखूंगा भाई टेम्परेचर एंट्रोपी के ग्राफ से मुझे क्या क्या मिल सकता है, पहले तो मुझे ये सब देखना है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, एंट्रोपी का फॉर्मूला है बच्चों dQ/T। अब मुझे कौन से ग्राफ, देखो ये TS ग्राफ है, पहले मैं देखता हूं इसके एरिया से मुझे क्या मिलेगा। अगर मुझे TS ग्राफ का एरिया चाहिए, TS ग्राफ का एरिया, तो वो क्या होगा DS। तो DS क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो इंटीग्रेशन चला जाएगा dQ/T। तो ये हो गया dQ/T। यानी ध्यान से देखो बच्चों, TS ग्राफ का एरिया आपको हीट एक्सचेंज देगा। TS ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है बच्चों, आपको हीट एक्सचेंज देगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी यानी आपका हीट एक्सचेंज भी यहां पे 0 होगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें हम ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं BC प्रोसेस की। तो मुझे BC प्रोसेस के हीट क्या मिलेगी, तो मुझे B से C तक का एरिया निकालना है। तो ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल, अब ध्यान से देखो तो ये रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल से डबल है, यानी ये BC प्रोसेस का एरिया क्या हो गया, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, यानी 3 टाइम्स ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो BC प्रोसेस का एरिया आ गया 3/2, मतलब 3 टाइम्स ट्राइंगल का एरिया 1/2 T0S0। ये हो गया BC की हीट, और वो पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ पे BC में एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है। तो अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं BC के बाद CA प्रोसेस, उसका एरिया क्या आने वाला है, उसका एरिया होगा बच्चों ये रेक्टेंगल का एरिया, वो है T0S0, लेकिन ये हीट होगी नेगेटिव क्योंकि जो CA प्रोसेस है उसमें ही एंट्रोपी कम हो रही है, यानी वो हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, एंट्रोपी कम होगी, हीट रिजेक्ट करेगा, Q नेगेटिव। अब बात करते हैं AB की प्रोसेस की। AB प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट है यानी उसका Q हो जाएगा 0, इसकी Q होनी है 0। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं, ऊपर वर्क आएगा, नीचे Q एब्जॉर्ब आने वाला है। वर्क क्या होगा बच्चों, आप देखो अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस की टोटल हीट बराबर वर्क होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का ΔU 0, तो उसकी जो टोटल हीट है वही वर्क होगा। तो टोटल हीट क्या हो गई,
3/2 T0S0 माइनस T0S0, तो टोटल हीट हो रही है, टोटल हीट होगी 3/2 T0S0 माइनस T0S0 अपॉन एब्जॉर्ब यानी सिर्फ पॉजिटिव हीट, तो वो हो गए 3/2 T0S0। तो ये हो जाएगा 1/2 T0S0, 1/2 T0S0 अपॉन 3/2 T0S0। तो T0S0 ये कहाँ, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ये हो गए बच्चों इस प्रोसेस की एफिशिएंसी 1/3। तो ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहीं तक था इसके सेशन में। आज के सेशन में जो अपना मेन फोकस रहा वो दो चीजों पे रहा। सबसे पहले चीज एफिशिएंसी कैसा निकालना है ग्राफ के साथ, इंजन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो या फिर किसी प्रोसेस की इक्वेशन दी हो तो आपको कैसे डील करना है, वो सारी चीजें हमने देखी थी आज के सेशन में। जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों उसमें हम केटीजी की बात करेंगे और उसमें हम उसकी स्पीड, मैक्सवेल लॉ, इंटरनल एनर्जी, कोलिजन, ये सारी चीजों की बहुत अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये सुपर 3000 की सीरीज पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और अब हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस सीरीज का जो कोर पर्पस है वो ये है कि मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवीजन हो। हम चाहते हैं कि आपका टाइम सबसे कम से कम वेस्ट हो और आप उतने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर का रिवीजन कर सके। उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, और इसीलिए हम देखो आप धीरे धीरे वीडियो की लेंथ भी आप जैसे देख रहे हो, तो हम पूरी ट्राई करते हैं कि काफी कंसाइज हो, कम टाइम में हम मैक्सिमम चीजें आपके सामने रख सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, डे 39 में, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट सेशन के साथ। जय भारत।